नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी पहुंच गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। आज काफ़ी बड़ी खबरें और एक बहुत दर्दनाक खबर दिल्ली से आई है, तो शुरुआत में सबसे पहले उसके बारे में आपको एक अपडेट हम देते चलें। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक अग्निकांड हुआ है। लेमन ग्रीन इन नाम के एक रेस्टोरेंट कम होटल में बहुत ज़बरदस्त आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा भयानक बात यह है कि आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और तस्वीरें आप देखिए ज़रा, लोग कैसे इस तिमंजिला होटल से कूद कूद कर अपनी जान बचा रहे थे, वो आपको दिखाई दे रहा है। 40 से ज़्यादा दमकल कर्मियों को वहाँ पर लगाना पड़ा आग को बुझाने के लिए। स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए ताकि ऊपर से लोग दूसरी तीसरी मंजिल से नीचे कूद सकें। एक महिला अपने बच्चे को लेकर के कूदी, ऐसे हालात थे। 21 लोगों की जान चली गई है। लोगों को इसका मतलब कोई मौका ही नहीं मिला संभलने का। अब इसमें जो बातें निकल के आ रही हैं वो और शॉकिंग है। ये मालवीय नगर की एक कंजेस्टेड सी गली के अंदर दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा होटल चल रहा था 3 मंजिल का। और इसमें ये पता चल रहा है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जो कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में शुरू हुई थी उस वक्त, जी, उसमें केवल 6 कमरे बनाने की इजाज़त थी। और इसमें होटल के मालिक ने इसको 25 कमरों का आकार दे दिया। इसमें रेस्टोरेंट चल रहा था, ऊपर दो तीन मंजिल पर कमरे बने हुए थे, बेसमेंट तक में पता चल रहा है कि कमरे बने हुए थे। आग कैसे लगी अभी तक इसकी पूरी खबर तो नहीं आई है, लेकिन क्योंकि आपको तारों का जंजाल भी दिखाई दे रहा है, तो एक पक्ष ये है कि शायद इनसे कुछ हुआ, तारों में कुछ हुआ जिससे आग लगी। ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि बेसमेंट में कुछ सिलेंडर भी रखे हुए थे। लेकिन ये इतना दर्दनाक अग्निकांड है, आप तस्वीरों को देखेंगे तो दहल जाएंगे कैसे पूरा होटल जो है वो आग की लपटों में घिर गया। और उसके बाद लोगों को, जो लोग वो भी खुशकिस्मती थे जो कि कूद भी पाए, उसमें भी लोगों को बहुत चोटें आई हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं पैर, लेकिन फिर भी उनको कम से कम इतना मौका तो मिल गया कि कूद करके वो झुलसने से बच गए। बाकी तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडीज़ भी जो हैं वो इतनी बुरी तरह झुलसी हुई हैं, उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है, तो इसकी बात हम सबसे पहले करेंगे। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी, वो ग्राउंड पर वहीं इस वक्त मौजूद हैं, वो एक अपडेट आपको दे दें। अतुल, कैसे हुआ है ये सब कुछ? पहले तो एक जरा ये बात समझा दें, 21 मौतें हो चुकी हैं, क्या अपडेट और है? किया गया है। इस वक्त ये पूरी तरीके से खाली है। देखिए सौरभ, मैं इस समय उसी होटल के बाहर मौजूद हूँ और अभी मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ कि कंडीशन किस तरीके से है इस होटल की। आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। नीचे आप देखेंगे बेसमेंट के आगे एक रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के ऊपर ये पूरा होटल है जिसमें 25 कमरे बने हुए थे। और जो खिड़कियां हैं, क्योंकि आग एक लगभग सुबह 9:15 बजे पीसीआर को कॉल मिलती है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड को कॉल मिलती है कि ये जो होटल है इसके अंदर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन एकाएक आग जो है वो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेटे में ले लेती है। रेस्टोरेंट था और ऊपर जो है वो 25 कमरे इस होटल के अंदर बने हुए थे। और आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है वो काली पड़ चुकी है। लोग खिड़कियों से कूद रहे थे। आसपास के लोगों ने यहाँ पर नीचे गद्दे बिछा दिए थे ताकि लोग अगर नीचे गिरते हैं तो उन गद्दों के ऊपर गिरे, उनको चोटें ना आए। लेकिन 21 लोग लेकिन आप देखिए कि 21 लोगों की मौत इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हो चुकी है। लगभग 37 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी इन घायलों में भी कई लोगों की हालत काफी क्रिटिकल बनी हुई है। तो ये जो पूरा होटल यहाँ पर चल रहा था, गलियां आप देख सकते हैं, मालवीय नगर की ये संकरी गलियां हैं। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में यहाँ पर काफी दिक्कतें हुई। लगभग 40 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया गया, लेकिन 21 लोगों की मौत अब तक इस पूरे अग्निकांड के अंदर हो चुकी है। तो जैसा पहले हमने बताया कि 2010 में इसको 6 कमरों का होटल बनाने की इजाजत मिली थी, लेकिन इसके कई रूम बढ़ाए गए और 25 रूम जो है वो इस होटल के अंदर अब तक बन चुके थे जिसमें लोग रह रहे थे। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है सौरभ कि पास ही मैक्स हॉस्पिटल है और वहां के जो मरीज वहां पर आते हैं उनके जो उनको देखरेख करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ पर रूम लेते थे। और सबसे अहम बात यहाँ पर है कि इन 21 लोगों की जो मौतें हुई हैं उनमें ज्यादातर विदेशी हैं। तो यानी कि जो 21 लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर विदेशी है जो पूरा ये अग्निकांड हुआ है। फिलहाल कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इसकी अभी पूरी तफ्तीश जो है वो अतुल, जो कुछ आप बता रहे हैं सब बहुत ज्यादा दर्दनाक है। आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, कोई भी आपके पास अपडेट हो जुड़ करके प्लीज आप व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन बहुत ही खौफनाक खबर है। और अभी जो बात अतुल ने बताई
वो तो और ज़्यादा इस खबर को गमगीन कर देती है। वो कह रहे हैं कि इस होटल में जो लोग रुकते थे वो ज़्यादातर तीमारदार थे, क्योंकि बगल में ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें खास जो विदेशों से इलाज कराने के लिए लोग आते हैं वो वहाँ काफ़ी तादाद में आते हैं। उनके परिवार के लोग ज़्यादातर इस इलाके के होटल्स में रहा करते थे, इन्स में रहा करते थे। लेकिन वही बात है, अब हर बार जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है हम बात करते हैं कैसे हुआ, किसी को पता क्यों नहीं चला, इतनी अनियमितताएं हो रही थी, सबको मालूम होगा, फायर डिपार्टमेंट को भी मालूम होगा, एमसीडी को भी मालूम होगा, ये पुलिस को भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी ये आज हुआ आपके सामने। त्रिपाठी जी। सौरभ जी, ऐसी खबरों पे ना कई बार चूंकि जब से ये खबर सुनी और देखी है मन स्थिति नहीं बनती है कि इस पर क्या बात करें। और आपने कहा ना कि सबको पता होगा, पता होना तो एक बात है, अभी ये सवाल पूछा जाएगा कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, फिर अगले हादसे तक ये सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। मतलब एक तो होता है कि उसका उत्तर मिलना, और कॉमनवेल्थ गेम्स के समय ये बना 6 से 21 कमरा हो गया, ये वाला थोड़ा सा मुझे बात करने लायक नहीं लगता है। असली बात ये है कि कोई एक व्यवस्था जो किसी भी गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए सरकारों के पास नहीं है, वो मसला है। 6 से 21 कमरे हो गए, ये कहाँ खबर है भाई? हर जगह तो कमरे बढ़ जाते हैं, हर जगह तो नक्शा बनवा के करे या बिना नक्शा बनवाए करे। अच्छा, क्या जो नक्शा बनवा के कर लिया वो सब सुरक्षित है क्या? फिर वही सारी चीजें निकलेंगी कि इस पूरे इलाके की हम मैपिंग करेंगे। और अभी तो एक घटना हुई थी ना दिल्ली की, मुझे याद तो आ रही, उसके बाद यही तो कहा गया था कि पूरी दिल्ली की जियो मैपिंग होगी, पूरी दिल्ली की फायर सेफ्टी ऑडिट होगी पूरी दिल्ली में। और उसके बाद कमाल ये होता है कि पूरे देश में होने लगता है, हर नगर निगम, हर प्रशासन, हर अथॉरिटी, उसके बाद फिर सब सो जाते हैं, फिर जाने जाएं, फिर लोग मर जाएं, फिर इस तरह से जलते हुए दिखें, फिर अफरा तफरी मचे, फिर आते हैं। थोड़ा सा मुआवजा बांट दें जी, थोड़ा सा मुआवजा बांट दें। हाँ बिल्कुल। और क्या हम सचमुच अर्बन लिविंग जिसको कहते हैं उसका कोई तरीका निकाल पाए हैं? जिस गांव से हम शहरों की तरफ भागते आ रहे हैं, और मेरा मानना है कि रहने के लिहाज से शहर अच्छे होते हैं, लेकिन क्या हमने शहरों को सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं कि एक ऐसे ट्रॉमा सेंटर में तब्दील कर दिया? पूरा शहर ट्रॉमा सेंटर हो गया। जैसे अस्पताल का एक इमरजेंसी वार्ड होता है जिसको ट्रॉमा सेंटर कहते हैं, पूरे शहर ट्रॉमा सेंटर हो गए। अब ये खबर देखने के बाद आप कौन से एंगल, किसको जवाब दे ठहराएंगे? किसी को पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक किसकी बात करेंगे? मुख्यमंत्री से लेकर विधायक सांसद तक किसकी बात करेंगे? या फिर उस फायर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, नगर निगम वाला, जो नक्शा बनाने वाला, किसकी बात करेंगे? सवाल यह है कि हम पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं। कुछ रुपए ज्यादा मिले, महीने की कमाई होती रहे, हमारा काम चलता रहा। हमको भी लगता है ठीक है भाई, बगल में देखते हैं कि ये स्थिति है, जाने कितने ऐसे मोहल्ले हैं जहां बगल में तार होते हैं, कभी बच्चा पकड़ ले, कभी कोई। और हमको याद है उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तो उस वक्त उन्होंने कह दिया था बिजली में चिपक गए थे बच्चे। तो मुझे बार बार लगता है कि इसमें किसको जवाब दे ठहराएं? क्या हम शहरों में रहने का कोई तंत्र विकसित कर पा रहे हैं? क्या सचमुच जीना जिसको कहते हैं, जीवन जिसको कहते हैं, वो है, या बस यूं ही है, एक बार फिर मरेंगे, फिर चर्चा होगी, फिर खत्म हो जाएगा? अब तो कभी कभी ये मन करता है किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ, अगर इसी से बचना है तो, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो कर दो कि आगे दोबारा से ऐसा कभी कुछ ना हो। अगली खबर पर बढ़ते हैं, और इस खबर पर कोई भी अपडेट जैसे आएगा सीधे तुरंत आप तक हम पहुंचाएंगे। आज एक ऐसी खबर, इसको सुनकर देश में थोड़ी बेचैनी भी हुई होगी। एक खबर अचानक ट्रैवल करने लगी है। एक विदेशी मीडिया हाउस ने, ब्लूमबर्ग ने, उसकी इंडिया विंग ने एक तरीके से ये दावा किया कि सरकार ने सोना बेचा। मतलब सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया विदेश में जाकर के। विदेशी मुद्रा भंडार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, मजबूत रखने के लिए, मध्य पूर्व में इस वक्त जो तनाव चल रहा है देश के अंदर, प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी थोड़े दिनों पहले कि फॉरेस्ट रिजर्व्स को हम लोग किफायत से खर्च करें, तो तेल, गैस, सब कुछ हम लोग को सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उससे ये खबर जोड़ी। अब एक एनालिस्ट ने अब ये बताया जा रहा है, ब्लूमबर्ग के एक एनालिस्ट ने ये दावा किया, उसके क्या बेसिस था उस पर हम लोग अभी जाएंगे, लेकिन इसका सरकार की तरफ से फैक्ट चेक कर दिया गया है और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। पीआईबी की तरफ से, मतलब भारत सरकार की तरफ से ये दावा बिल्कुल गलत बताया गया, फेक बताया गया है कि सोना बेच करके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाया गया। बताया गया सरकार की तरफ से कि सितंबर 2025 से मार्च 2026 में के बीच 13.92%, मतलब लगभग 14% के मुकाबले हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 16.7% हो गया। जबकि मई की बात करें तो ये 16.85% था। मतलब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की का जितना शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है, कम होने के बजाय।
लेकिन तब तक ये खबर आ चुकी थी, विपक्षी दलों ने भी इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन इसलिए सरकार ने फिर इसके ऊपर जो है सफाई दी है। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है, क्या सरकार इतनी ज़्यादा कंगाल हो गई है। पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन परिस्थिति में था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। एक तो ये बात फैक्चुअली गलत है, देश का सोना बेचा गया है, देश का सोना बेचा गया था, 1990 में बेचा गया था। चंद्रशेखर के समय गिरवी रखा था, गिरवी रखा बेचा और गिरवी दोनों था। चंद्रशेखर कुछ बेचा और कुछ गिरवी था, लेकिन ये काम पहले हुआ। लेकिन बहुत अलग मैं इसमें जो है अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो इनको मौका मिला था कहने का, वो कहेंगे, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सरकार का इस पर रिएक्शन आ जाए। सरकार क्या वो दबाव बना रहे थे कि सरकार इस पर बोले? सरकार ने इस पर जवाब दे दिया है कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है। सर स्वागत है आपका। मैंने कहा भाई ये खबर तो आज नहीं 2 दिन पुरानी हो गई है। ये बेचने की कि सोना बेच करके गोल्ड रिजर्व को ये आज फैली, आज खबर। हाँ जी सर, फैली आज। ब्लूमबर्ग ने उसको खबर को दिया था, उसके बाद बहुत रिएक्शन हुआ तेजी से, और सरकार उसके बाद सामने आई कि भाई बेचा नहीं गया है, बल्कि हम लोग चर्चा कर रहे थे तो पिछले दिनों सरकार ने सोना खरीदा है, कुछ और खरीदा है जी। हालांकि उस पर भी चर्चा हो रही थी कि सरकार ने सोना क्यों खरीदा, क्योंकि जब ये खरीदा गया उसके थोड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि सोना नहीं खरीदा जाए, तो वो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए और दूसरा रुपये को स्टेबल करने के लिए जो लगातार गिर रहा था, बिल्कुल उसके लिए कुछ और सोना खरीदा गया। पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उस पर स्टॉक पर हम लोग गोल्ड रिजर्व पर आ गए, और पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो यूएस में और देशों में जो वॉलेट में जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसको भी भारत वापस लाया गया है, ताकि हमारा जो रिजर्व है वो सेफ रहे और वो रुपया उसको बनाने में ताकत बढ़ी रहे। पिछले साल भर में भी कुछ गोल्ड खरीदा गया, हालांकि वो बहुत बड़ी खरीद नहीं है, लेकिन वो रुपये को स्टेबल करने के लिए किया गया। तो वो सारी खबरें हुई है। अब सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया इसमें, लेकिन चर्चाएं बार बार बहुत सारी होती है और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है अचानक जब ये खबर आती है। अभी आपको ध्यान हो, कुछ दिनों पहले भी एक और बड़ी खबर आ गई थी जिसको लेकर फिर सरकार ने रिएक्ट किया था। तो ऐसी खबरों से देश में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है, एक इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ती है, क्योंकि ठीक नहीं चल रहा। गोल्ड बेचने की खबर से है ना, हमारा वैसे ही गोल्ड को लेकर अभी बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे। लेकिन अच्छी बात है कि इसका जल्द जो है इसका जो है वो फैक्ट चेक जो आ गया। हाँ सर, मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले एक अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक विधिवत इस पर लेख लिखा गया था, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत सरकार जो है वो अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए, रुपया जो गिर रहा है उसको स्टेबल करने के लिए गोल्ड रिजर्व जो है उसको बेच रही है। तो ये तो अच्छा हुआ कि आज हमें भी लग रहा था, हम तो जिक्र ही नहीं करना चाहते थे इस बात का, लेकिन ये अच्छा हुआ कि फेक खबर निकली। ये खबर ये दिन से चल रही थी, हर हमने इंतजार किया कि इस पर सरकार की तरफ से कुछ जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आए तब तक ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कोई नेगेटिव सेंटिमेंट देश के अंदर फैले। तो जब सरकार का जवाब आ गया तो हमने कहा कि ये बात हम आपको बता दें। जी समीर, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरीके से झूठी खबर ब्लूमबर्ग ने जो फैलाई है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके से बिना तथ्यों के साथ अगर आप करते हो, इतनी बड़ी खबर आप कर रहे हो, आप बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हो कि आप खबर करते हो बिजनेस के इसमें, तो कम से कम आपको अपना फैक्ट चेक कर लेना चाहिए था। सरकार के अधिकारी का आंकड़े आपको लेना चाहिए था, सरकार के किसी अधिकारी का बयान, आरबीआई के किसी अधिकारी का बयान आपको वर्जन लेना था। इस तरीके से खबर कर देना और बाद में सरकार उसका खंडन कर रही है, लेकिन जो पैनिक क्रिएट हुआ इसके अंदर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सरकार ने बहुत स्पष्ट किया तमाम मौकों पर कि अभी ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं कि देश को सोना बेचना पड़े, उल्टा सरकार तो उसका अपना रिजर्व बढ़ा रही है, और जो देशों में भारत का गोल्ड रखा हुआ है वह भी सरकार वापस मंगाने की तैयारी के अंदर है। तो इस तरीके से खबरों में, और मुझे लगता है कि किसी एजेंसी ने ऐसी खबर, अखबार ने खबर छापी है तो उस खबर को सही मानते हुए बाकी भारत के जो जिस तरीके से मीडिया हाउसेस खबर को चला देते हैं या जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उसको लेकर रिएक्ट करते हैं, मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए। कम से कम भारत की जो एजेंसी से अखबार है वो कम से कम सरकार से इसका आधिकारिक बयान लेते। तो इस तरीके से मुझे लगता है जो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ, जो सोशल मीडिया पर जो लगातार चला, और विपक्ष तो फिर बहाना ढूंढता है। अरविंद केजरीवाल ने बिना तथ्य की जानकारी करे अरविंद केजरीवाल ने संदर्भ में बयान दिया, कांग्रेस के नेताओं के बयान आना शुरू हो गए, और फिर विपक्ष जब सरकार के खिलाफ कोई भी बात झूठी चलती है तो बिना फैक्ट किए तुरंत उसको लेकर सरकार से प्रश्न पूछना खड़ा कर देता है। हमने आज सुबह जब अपनी एडिटोरियल उस मीटिंग में इस खबर की चर्चा की तो ये खबर लेना सब चाह रहे थे, लेकिन ये तय हुआ कि जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं आएगी तब बहुत तक अच्छा फैसला नहीं चलाएंगे। बहुत अच्छा फैसला, जब ये फैसला हुआ तब जब ये खबर आ गई तब चलाया। कई अब मेरा सवाल ये भी है, एक ये खबर आती कहां से है?
अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रैंडम आदमी उसने जो है किसी को सूचना दे दी साहब भारत सरकार ने 12 बिलियन डॉलर का जो है वो सोना बेच दिया। बड़ा वो है, बड़ा प्रतिष्ठान बड़ा है। काम इनके करने वाले सीनियर इंडिया इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है और वो क्या कह रहे हैं कि 12 बिलियन डॉलर का 2 हफ्ते में, मतलब 22 मई से शुरू हुए 2 हफ्तों में 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचा और 7.5 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स करेंसी खरीदी। ये दावा किया जा रहा है त्रिपाठी जी। ये क्या पब्लिक डोमेन में होता है सब? नहीं, एक तो पहली बात है कि जो भी एनालिसिस किया, जो दोनों बातें आपने कही कि करेंसी खरीदी, ऑन रिकॉर्ड है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व यानी जो डॉलर में हम पैसे रखते हैं वो 720 बिलियन डॉलर के ऊपर था, जो घटकर 690 बिलियन डॉलर हो गया। यानी हम अपनी जो रिजर्व थी, करेंसी जो है, उसको बेच रहे थे। क्यों बेच रहे थे? क्योंकि रुपए का बहुत कमजोरी दिख रही थी, तो हमको लग रहा था हम डॉलर बेचेंगे तो उससे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आएगी। हालांकि उस पर भी इकोनॉमिस्ट की अलग लग रहा है कि अभी आप रोक नहीं सकते। दूसरा, जहां तक स्वर्ण भंडार की बात है, तो भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों का, ये जो 12 वर्ष हो गए अब तो 1.25 दशक में जो काम हुए हैं उसको समझना चाहिए। एक तो ये कि रिकॉर्ड है, यानी भारत सरकार ने सोना लगातार खरीदा है। क्यों खरीदा? वो इसलिए नहीं जैसे कई लोग कहते हैं कि अच्छा हमको तो रोक दिया, खुद क्यों खरीद रहे हैं? खुद इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सरकार के पास जब फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व ये दोनों होता है, यानी कम से कम 6 महीने का तो आप इकोनॉमी कुछ न करे देश में, यानी जीडीपी 0 हो जाए तो भी बहुत साउंड इकोनॉमी जो होती है वो इतने समय के लिए खुद को रखती है। जो चाइना है, जो अमेरिका है, जो जापान है, या जो ऐसे देश हैं, उनके पास ये व्यवस्था होती है। और कोई भी देश इसी माना जाता है कि कितना स्ट्रांग है वो, आपातकाल में या कोई ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेगा। दूसरा एक काम भारत सरकार ने किया, हमारे जो सोने के भंडार थे वो कहां पड़े हुए थे? वो लंदन के वॉल्ट में पड़े हुए थे, बैंक में पड़े हुए थे, अमेरिका में पड़े हुए थे, दूसरे देशों में पड़े हुए थे। यानी हम उसका किराया दे रहे थे। हमारा अपना सोना हमारे देश की बजाय कहीं और पड़ा था। मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति पड़े, ईश्वर ऐसा नहीं होगा कि ऐसा करेगा, लेकिन मान लीजिए पड़े, तो हम पहले उनसे कहेंगे, तब वो लेकर आएंगे, या उनकी शर्तों पर हम करेंगे। यानी दूसरे के यहां जब आप माल रखते हो तो आप ऐसी स्थिति समझिए। भारत सरकार ने 150 टन, आप पहले की सरकार की नीतियां भी समझिए कि सोना खरीदे हम और रख दे उसको दूसरे के बैंक में। बैंक ऑफ इंग्लैंड उससे महान बनेगा, हमारा अपना बैंक में रखाएगा। अभी भी वही, अभी काफी सारा है वहां, अभी भी है। भारत सरकार उसको लगातार लाने की कोशिश कर रही है और लगातार जो पिछले मतलब चार्ट जो बाकायदा आरबीआई की तरफ से आया है, वो चार्ट बहुत साफ साफ बता रहा है कि लगातार हमारे सोने के भंडार में बढ़त हुई। एक चीज उस पर अभी जो कहा जा रहा है 880.52 टन। 880 अभी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है? अभी 690 के आसपास, 690, वो घट गया। अभी जिस देश के पास 690 बिलियन डॉलर हो, वो 12 बिलियन डॉलर के लिए सोना बेच लेगा क्या? क्या ये ऐसी स्थिति थी कि, मतलब मैं कह रहा हूं बिल्कुल फर्जी खबर है तो भी माने, बहुत कुछ मतलब ही नहीं है उसका। 700 बिलियन डॉलर जिसके पास, वो 12 बिलियन डॉलर के लिए बेचेगा क्या सोना? 880 मीट्रिक टन वो है गोल्ड है अभी हमारे पास रिजर्व में इस समय, तो उसकी संभावना नहीं है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अभी खबर तो ये आई थी कि भाई कुछ और खरीदा गया है, सोना भी कुछ खरीदा गया उस पर होता है। लेकिन ब्लूम्स का मतलब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें छपा ही है, बिल्कुल नाम उसको लोग बड़ा इकोनॉमिक वो मानते हैं अखबार के तौर पर या संस्था के तौर पर, कि उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे होती हैं। लेकिन क्या फिर या तो इसको समझना चाहिए कि ये सर, ये बस मैं बता दूं, ये चूंकि डेटा जारी किया है उन्होंने, ये जो गोल्ड का है 879.58 ये मई, फिर उसके बाद मार्च, ये मई 25 का ये जो दिखाया उन्होंने, उसके बाद आंकड़ा आते हुए फिर 27 मार्च का दिया, अप्रैल 3 का दिया, अप्रैल 10 का दिया। लगातार रिजर्व बढ़ा है और अप्रैल 3 से अप्रैल 24 वहीं पर रहा है। यानी नया सोना अप्रैल 3 से अप्रैल 24 के बीच में नहीं खरीदा गया। बढ़ते अगली खबर पर। बंगाल की आज बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आज ये 2 और खबरें आई तो हमने शुरुआत इनसे की थी। पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी के हाथ में पार्टी कितने दिन रहेगी, हो सकता है आजकल या कुछ दिनों में, अगले आने वाले दिनों में तय हो जाए। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है, 59 बागी विधायकों की चिट्ठी लेकर ऋतव्रत बैनर्जी, वो जो बागी और निष्कासित विधायक हैं, वो स्पीकर से कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। वो विधानसभा में हैं और बहुत सारे बागी विधायक पहुंच रहे हैं एक एक करके। कई लोग तो आज एक मिनी वैन करके भी आए, वो भी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो मुमकिन है कि स्पीकर के पास एक साथ जाकर के भी ये बात कही जा सकती है। तो अगर ये बागी, और ये 59 विधायकों की चिट्ठी क्लेम की जा रही है, ये एक उन्हीं में से, बागियों में से ही एक विधायक ने क्लेम किया कि मेरी जानकारी है 59 विधायकों के हस्ताक्षर उस चिट्ठी पर हैं, और वो खुद ये भी कह रहे हैं कि मैंने हस्ताक्षर किया है उस पर। तो बात वो ऑथेंटिक मानी जानी चाहिए। अब स्पीकर जो है वो फैसला करेंगे, क्योंकि ये गुट ये नहीं कह रहा है कि हमको नई पार्टी, हमको मान्यता दीजिए पार्टी की, अभी ये नहीं कह रहा है।
अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, वो हमारा चुना हुआ आदमी होना चाहिए, ना कि जो व्यक्ति जो हैं, जो जिनको पहले शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जिनको ममता बनर्जी ने बनाया था, जिसमें फर्जी उनकी हस्ताक्षर जगह का इनको। मामला था। हाँ, बड़ी बात यह क्योंकि वो चिट्ठी फर्जी पाई गई विधायकों की और ये ऐसा क्लेम किया गया, उस पर जांच चल रही है, मतलब आरोप है कि वो चिट्ठी फर्जी थी। तो इसलिए अब उस चिट्ठी के मार्फत जो नेता विपक्ष चुने गए वो तो फिलहाल माने नहीं जा रहे होंगे। हालांकि टीएमसी तो ये कह रही है कि भाई हमने तो चुन के दे दिया, अब आप कैसे किसी और का रिप्रेजेंटेशन स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त हो रहा है कि स्पीकर फैसला करेंगे इस पर। जो व्यक्ति हैं, एक विधायक मैं जिनका नाम आपसे कह रहा था, जो दावा कर रहे हैं कि 59 विधायक हैं, उनका बयान एक बार सुन लेते हैं। मुस्तफिजुर जी, एक सेकंड एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हैं, मैं भी बाहर से सुन रहा हूँ कि अंदर कुछ हो रहा है। मेरा पर्सनल काम है, मैं अंदर जा रहा हूँ, जाने दीजिए, उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ। ऋतुव्रत या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कलीग थे, 2 दिन पहले भी थे। हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना? अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। 59 लोग हो गए हैं। अच्छा, सुन रहा आपका हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है। तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो ये दादा ये जो ब्रिलियंट होने के विरोध ये अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक की दादा, वजह ये से। जो आप लोगों का अपोज था, ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। थोड़ा LOP एक वरिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर LOP बन जाए तो काम करने में असुविधा हो। तो ये कह रहे हैं कि मैंने चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं, 59 विधायकों की चिट्ठी है और हम अपना LOP सीनियर आदमी ऋतुव्रत बनर्जी, उनका नाम इन्होंने लिया, उनको चुनना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी के बागी विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं और स्पीकर को लेटर सौंप दिया गया है, ये खबर है विधानसभा में। लेकिन इस लीगल प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। बागी विधायकों को शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। शाम 4 बजे तक इन विधायकों की अर्जी पर स्पीकर फैसला दे सकते हैं। समीर जी, तो मतलब आज एक फैसला हो जाएगा? तय हो गया है कि मतलब 59 विधायक चले गए हैं और कंफर्म है कि ये सब लोगों ने साइन भी कर दिया। और सुबह से ममता बनर्जी एक एक विधायक को फोन करने की कोशिश कर रही है। हालत ये होगी, ममता बनर्जी ने विधायकों को संदेश भेजा है कि आप ये कदम उठाइए, आपकी जो अभिषेक शिकायत है उस शिकायत को मैं दूर करूंगी, आप लोग प्लीज एक कदम उठाइए। मतलब ये स्थिति ममता बनर्जी हो गई है कि वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप लौट आओ, मैं जो अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी मैं आपके साथ मिलकर करूंगी, इस तरीके से आप पार्टी छोड़कर मत जाओ। और खबर, उससे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 7 से 8 सांसद ममता बनर्जी के, वो भी ममता बनर्जी से अलग होकर लगभग उनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें ये सब जो है ममता बनर्जी के सौमित्र खान तो नहीं, कल्पना सोरेन करके है इनका, और ये जो है कुमार माल, असित कुमार माल, जितने इनके सांसद है ये सारे कल बैठक करी थी। लोगों ने खबर ये आ रही है कि 9 सांसद जो है टीएमसी के वो भी अलग गुट बनाने की तैयारी के अंदर है। मतलब ये तय है कि आज MLAs अलग हो रहे हैं, 9 सांसद उनके अलग हो रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी कुछ हो सकता हो। अब ये कि खबर ये आ रही है कि अब जो गुट है ये पार्टी की बैठक बुलाने की मांग कर रहा है कि भाई पार्टी की बैठक बुलाई जाए और पार्टी को वर्टिकल स्प्लिट पर तोड़ने की बातचीत चल रही है। ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ में बहुत कुछ बचा नहीं है, ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी लगभग निकल गई है। ठीक।